हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं, रिलेटिव मोशन। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो एक बात मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तो काइनेमेटिक्स के शुरुआत में मैंने मेंशन किया था रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो रेस्ट एंड मोशन के टाइम को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने ये बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बोल रहे हैं कि रेस्ट में है, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है और उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो इन जनरल जो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जैसे कि मोशन इन वन डायमेंशन हुआ या मोशन इन टू डायमेंशन हुआ, तो सारे केस में जो ऑब्जर्वर था उसको हम लोग माना करते थे कि वो अर्थ पे खड़ा है। वो किस पे खड़ा है? अर्थ पे। और उसको हम लोग रेस्ट में मान लिया करते थे। उसको हम लोग क्या मान लिया करते थे? रेस्ट में मान लिया करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं इन जनरल, वो अगर ऑब्जर्वर जो है जिसको आपने रेस्ट में माना है, वो ऑब्जर्वर भी एक्चुअली रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ पर खड़ा है तो अर्थ भी क्या है, घूम रहा है। और अर्थ के पास एक तरीके से बहुत टाइप के स्पीड्स हैं। आप देखें तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है। तो इसके कारण हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर जो है बिल्कुल रेस्ट में है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को आसान करने के लिए ये मान लिया करते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर अर्थ पे खड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि रिलेटिव मोशन आखिर होता क्या है। तो रिलेटिव मोशन में हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका जो जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है? या जिस रेट से इसका वेलोसिटी चेंज, अगर सपोज कि इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो जिस रेट से इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग बोले रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हर चीज इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सारे कैनेमेटिकल पैरामीटर को हम लोग इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, कंसिडरिंग दिस ऑब्जर्वर टू बी एट रेस्ट। हम लोग ये मानकर चलेंगे कि भले ही ऑब्जर्वर मूव करा हो, लेकिन इस ऑब्जर्वर को हम लोग क्या मानेंगे, रेस्ट में मानेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि सपोज कीजिए कि आप ट्रेन में है, ठीक है? तो ट्रेन में है तो हम लोग, आपको ये पता होता होगा कि जब ट्रेन में हम लोग बैठते हैं और ट्रेन आगे चलती है तो सारी चीज़ें किधर नजर आती हैं, वो पीछे जाती हुई नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर उस वक्त ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरे पास वेलोसिटी आगे है, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि नहीं मेरे पास वेलोसिटी आगे है। वो तो हम लोग को पता होता है कि हम लोग का वेलोसिटी आता है, इसलिए इसको पीछे नजर आ रहा है। लेकिन इन जनरल जो फिजिक्स में है उसमें हम लोग ये मान लिया करेंगे कि हम रेस्ट में है, जो ट्रेन जा रही है उसमें जो हम लोग बैठे हुए हैं वो रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। और ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सराउंडिंग है, वो सारे ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे एक बात और आपको पता चलेगा कि जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सोचना है तो आप खुद को रेस्ट में मान लीजिए। आप क्या खुद को क्या मान लीजिए, रेस्ट में मान लीजिए। और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वेलोसिटी, उसको एक वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में दे दीजिए। उसको वेलोसिटी क्या दे दीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। आपको ऑब्जर्वर को रेस्ट में कर देना है और जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उसको एक बैकवर्ड वेलोसिटी देना है, उसके जस्ट ऑपोजिट में। तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। तो चलिए अब हम लोग थ्योरी पे आते हैं। तो सिंपल सी बात अगर बोली जाए अगर सिंपल सी बात बोली जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है अगर, और इस ऑब्जर्वर के पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग ये मानेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी केस में, इन केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, अभी हम लोग वेलोसिटी के बारे में मेंशन कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान लेंगे और ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास एक ऑपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी है। ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी जो था वो लेफ्ट साइड था, तो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी किधर मान लेंगे, राइट साइड में मान लेंगे, और एग्जैक्टली उतना ही वेलोसिटी दे देना है।
और वो सही बात है। आप ऐसे सोचिए लॉजिकली कि अभी जो है ऑब्जर्वर के इस केस में, फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस घट रहा है। तो अब अगर ऑब्जर्वर को अगर हम लोग रेस्ट में मानते हैं तो अभी आपको यही मानना है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस घटते जाएगा। ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा फार्मूला लिख लिया करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का आखिर फार्मूला आएगा कैसे। तो शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि मान लिया कोई वाई और एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस तीनों हो सकते हैं। यहाँ पर जो है कोई पॉइंट ए है या पार्टिकल ए है और यहाँ पर कोई पार्टिकल बी है। ए का जो पोजीशन है उसको हम लोग आर ए बोल रहे हैं, जो बी का पोजीशन है उसको हम लोग सपोज कीजिए आर बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात सच है कि अगर ऑरिजिन से कोई ऑब्जर्व करता है तो ए को इस डायरेक्शन में देखेगा जिधर आर ए है, बी को इस डायरेक्शन में दिखेगा जिधर आर बी है। आर बी का आप डायरेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर बी सपोज कीजिए ए को देखेगा तो वो किधर देखेगा, ए को बोलेगा कि ए तो इधर है मेरे। आप फिर से मेरी बात को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑरिजिन पे कोई ऑब्जर्वर है जिसको हम लोग ग्राउंड पे मानते हैं, सपोज कीजिए, जिसको हम लोग ऑरिजिन कहने का मतलब आप ग्राउंड मान लिए, रिलेटिव वेलोसिटी में ग्राउंड हो जाएगा। तो ऑरिजिन पे कोई ऑब्जर्वर है तो वो देखेगा, बोलेगा कि ए इधर है, बी को देखेगा बोलेगा कि बी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन अगर बी ए को देखेगा तो बोलेगा कि नहीं, ए इस डायरेक्शन में है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी कहने का मतलब हम लोग बी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको आप बोलिएगा पोजीशन ऑफ ए, सॉरी ए इज पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया ये, बी। तो ये आपका पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया। तो आप देख सकते हैं वेक्टर से कि आर ए बी जो वेक्टर है ये आप देख सकते हैं एक तरीके से वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। आपका पैरेललोग्राम लॉ है जिसमें ए वेक्टर आर ए और वेक्टर आर बी का हेड टेल टुगेदर है। वेक्टर आर ए और आर बी का क्या है, टेल टुगेदर है। और आपका जो आर ए बी है वो एक तरीके से वेक्टर आर ए माइनस क्या है, वेक्टर आर बी। आपको पता होगा कि हम लोग कैसे लिखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जो वेक्टर आर ए बी का है हेड किसके तरफ है, तो वेक्टर आर ए बी का हेड जो है ए की तरफ है। तो अगर हेड ए की तरफ है तो आप लिखिएगा आर ए माइनस आर बी। तो ये आपका आर ए बी होगा। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक तरीके से अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में बात करें, इसको आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कीजिएगा, डी बाई डी टी कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। जो टर्म्स हैं इसमें वो आपको ध्यान रखने हैं, मैं किसी एक में मेंशन कर देता हूँ। इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बी। और वी ए क्या बोलते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू आप ग्राउंड फ्रेम बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग अर्थ को मानते हैं कि ये मानकर चलते हैं हम लोग कि अर्थ से जो, अगर अर्थ पे कोई खड़ा आदमी है, अर्थ पे कोई खड़ा ऑब्जर्वर है तो वो एक्चुअल वेलोसिटी मेजर कर रहा है। लेकिन हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी मान लिया करते हैं कि अर्थ पे जो खड़ा ऑब्जर्वर वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी जो है, ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। ए पे कोई वेक्टर साइन नहीं है, उसके लिए वेक्टर ए देने का आदत है। तो चलिए ये आपका हो गया। तो ये आपका सारा थ्योरी हो गया। ए बी की अगर बात करें तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो कार्स हैं, आप देख रहे हैं कि जो कार है ए है वो
ईस्ट की तरफ जा रहा है और बी है वो नीचे साउथ की तरफ जा रहा है, नीचे मतलब इस साइड साउथ हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाई बी, ठीक है। तो सोल्यूशन में आते हैं हम लोग। अगर हम लोग सिंपल बस थ्योरी यूज करें बिना कोई थिंकिंग के, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इस साइड है, वेलोसिटी ऑफ बी इस साइड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए जो है 9 है, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 12 है। तो आपको निकालना है वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसको वेक्टर वाइज बोलते हैं वी ए माइनस वी बी। तो आप इस क्वेश्चन को बस फॉर्मूला लगाकर बना सकते हो। सिंपल सी बात है कि वी ए बी है जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, तो इसको पैरेललोग्राम फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखिए इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी में आपका पैरेललोग्राम मेथड काफ़ी काम आने वाला है। क्यों? कि इसमें मैक्सिमम केसेज में वेक्टर जो होंगे ऑलरेडी टेल टुगेदर होंगे। मैं आपको वहाँ ही बताया था कि देखिए होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम आपका जो वेक्टर्स रहते हैं टेल टुगेदर फॉर्म में रहता है। तो अगर आपको ट्रायंगुलर यूज़ करना है तो इसको पहले आपको शिफ्ट करना होगा, फिर आपको इसको रिवर्स करना होगा, इतने काम आपको करने पड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर वेक्टर्स अगर टेल टुगेदर मैनर में है तो उस केस में आपको ए प्लस बी वेक्टर हो या ए माइनस बी वेक्टर हो, दोनों दिखाने का तरीका मालूम होता है। तो इसीलिए हम लोग इन जनरल पैरेललोग्राम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें आप सब्ट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं और एक ही डायग्राम में क्या दिखा सकते हैं, एडिशन दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस जो वी बी आ जाएगा वो इस साइड आएगा। हेड जो होना चाहिए वी ए बी का वो ए की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ए आगे लिखा हुआ है। मैंने ट्रिक आपको ये बताया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पैरेललोग्राम में। तो ए आपका कितना हो जाएगा वी ए बी। अब इसको निकालने का तरीका इसमें तो आसान है, एंगल जो आपका है 90 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि वो जो हाइपोटेनस वी ए बी जो होगा वो वेक्टर का लेंथ इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के बराबर है। तो आप वी ए बी का वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं। वी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं इसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी बी ए स्क्वायर। आपका इच्छा हो तो आप ऐसे -2 वी ए वी बी कॉस 90 भी यूज कर सकते हैं, -2 वी ए वी बी कॉस 90। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कॉस 90 जीरो होने वाला है, तो इसी कारण से वी ए बी जो हो जाएगा वो एग्जैक्टली हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस हाउ मच 12 स्क्वायर, जो कि आपको पता है ये आएगा 15। ठीक है, तो आपका वी ए बी कितना हो गया 15। अगर आपको एंगल जानने का इच्छा है, पूछा कि एंगल किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो हम लोग एक एंगल निकाल लेते हैं कोई भी। चलिए इस एंगल को हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये थीटा अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो tan थीटा आने वाला है, tan थीटा का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, आप वी ए उस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, वी ए बाई वी बी आने वाला है, मतलब ये 9/12 विच इज़ 3/4। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3/4 37 डिग्री। तो आप वी ए बी को अगर वेक्टर फॉर्म में, याद कीजिए वी ए बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो वी ए बी है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी ए बी। हम लोग उसको टेल को शिफ्ट करेंगे, जिसमें ये नॉर्थ है आपका, ये क्या है ईस्ट है, और मैंने एंगल ये निकाल रखा है थीटा ये है जो कि 37 आप बोल रहे हैं। तो आप वी ए बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन विल बी 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको बताया था कि 37 डिग्री ईस्ट की तरफ है, किससे, नॉर्थ से। ओके, होप ये बात समझ में आई होगी। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये दिक्कत होता है इसमें निकालने में, इसको निकालने में। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका वी ए है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, वी बी है 6 मीटर पर सेकेंड। दो कार्स हैं आपका दिए हुए और दोनों के बीच का सेपरेशन है 100 मीटर। तो आपको निकालना है कि फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी, टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी। ठीक है, तो इसको तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी धीरे धीरे मैं इसका मतलब शिफ्ट करूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ डील कैसे हम लोग करेंगे। आप मान लीजिए ये हो गया कार ए, पॉइंट ए, सिंपल मान लीजिए ये हो गया पॉइंट बी।
ठीक है, अब मैं डायरेक्ट डायग्राम जो ड्रॉ करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करूंगा, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका कितना हो गया है 100। तो अब हम लोग अगर ऑब्जर्व करना शुरू करें बी से, मान लिया जाए कि हम लोग ऑब्जर्वर जो है वो बी पे बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर जब बी पे बैठा हुआ है तो वो मानेगा क्या कि मैं रेस्ट में हूँ और ए का वेलोसिटी कुछ अलग है। ये तो नहीं मानेगा कि ए 10 से मूव कर रहा है, वो मानेगा कि ए का वेलोसिटी कुछ अलग है, वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, लेकिन बी अपने आप को रेस्ट में मानेगा। तो अब देखते हैं कि ए का वेलोसिटी कितना है। तो जो फार्मूला बोलता है वो बोलता है कि वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू दिस विल इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। चलिए फटाफट पुट करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल मोशन है। तो वी ए को हम लोग 10 बोलेंगे और वी बी को क्या बोलेंगे +6, तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड होगा। आपको कितना हो जाएगा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब बी ये बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ और ए का जो है वेलोसिटी बस 4 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, और उसको बिल्कुल वो सही बात बोल रहा है। देखिए अगर बी सोचिए कि ए 10 से जा रहा है, ए 10 से इसको जाने की कोशिश कर रहा है, बी 6 जा रहा है, तो बी दूर भागना चाह रहा है 6 से, लेकिन ए नज़दीक आना चाह रहा है 10 से। तो फाइनली वो ए जो है वो बस 4 से नज़दीक आ पाएगा, क्योंकि ए जो है 10 से आगे बढ़ेगा लेकिन बी 6 से आगे चला जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी ए के पास है वो कितना है बस 4 मीटर पर सेकेंड, उसी से ए बी को अब अप्रोच कर सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं क्योंकि ये सब ट्रिक मैं काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाला हूँ। मैंने क्या बोला था कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी आपको जानना है तो जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बी है, उसको आप रेस्ट में मानिए। उसको किस में मानिए आप रेस्ट में मानिए, तो बी रेस्ट में हो गया, और ए को जो है वो एक ऑपोजिट वेलोसिटी दे दीजिए। तो ए का जो खुद का वेलोसिटी था वो था 10, ठीक है, लेकिन बी अब अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो बोलेगा कि नहीं मैं तो रेस्ट में हूँ, इसके पास एक एडिशनल वेलोसिटी आप दे दीजिए, कितना कितना दे दीजिए 6। तो फाइनल जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वो बस 4 बच जाएगा, क्योंकि 10 आगे है और 6 क्या है पीछे। तो इस कारण से आपका वैल्यू कितना रहा था 4 आ रहा था। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फाइनली हम लोग ये बोलेंगे कि जो ए का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बी वो आपका 4 है। तो आपका क्वेश्चन अब मॉडिफाई हो गया है कि ए जो है 4 से आ रहा है, ए कितने से आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और बी यहाँ है कोई पॉइंट, बी अब अपने आप को रेस्ट में मानेगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, वो हो गया है आपका 100 मीटर्स। वो कितना हो गया 100 मीटर्स। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को ये निकालना है कि ए बी को कब टच कर देगा। तो टाइम निकालना है आपको, तो टाइम निकालिएगा, बोलिएगा कि जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है। ऑल्दो इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी भी नाम देते हैं, क्योंकि ये जब बी से आप इसको ऑब्जर्व करें तब आप देख रहे हैं कि ए इतना पीछे है, तो वो बोलना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ इस तरह से। तो आपका जो डी ए बी बाई वी ए बी जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे 100 डिवाइडेड बाई कितना 4, तो हो जाएगा 25 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको इस तरह से सोच सकते हैं। आगे बात किया जाए तो आपको निकालना है कि फाइंड टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम एंड ऑल्सो फाइंड मिनिमम सेपरेशन। ऑल्सो फाइंड क्या मिनिमम सेपरेशन। तो एक तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं यहाँ प्रोसीड करूँगा दूसरे तरीके से, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी का तरीका मैं यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिना सोचे समझे निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो कि 10 आप लिखिएगा, वी ए माइनस क्या लिखिएगा वी बी। चलिए फटाफट, तो वी ए हो गया 10, वी बी हो गया कितना 4, जो कि हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ही लिखना है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखिएगा, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बी। हर चीज़ आपको बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि अब ऑब्जर्वर बी हो चुका है। ऑब्जर्वर कौन हो चुका है, ये बी हो गया, सेकेंड कार जो है ये आपका कार ए है। तो ऑब्जर्वर बी हो चुका है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए तो 0 है, लेकिन एक्सेलेरेशन ऑफ बी जो है +2 है, तो ये एक तरीके से -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच का आपको सेपरेशन पता है। तो अब मैं अगर इसको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं, आपको अगर समझना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया। बी अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा। बी का हर क्वांटिटी 0 हो जाएगा। बी
का एक्सलेशन हो, वेलोसिटी हो, सारा जो क्वांटिटी है वो अपने आप का जीरो मानेगा, और वो क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में किसको मिल जाएगी, ए को मिल जाएगी। बात को समझिए। तो अब बोला है कि वेलोसिटी ऑफ एज विथ रिस्पेक्ट टू बी है 6, सही बात है, वो तो आप समझ सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया 6, एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो -2 है। -2 कहने का मतलब वो रिवर्स में होना भी चाहिए, क्योंकि बी का जो एक्सलेशन था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था। आपको पता है यहाँ पर बी का जो एक्सलेशन था वो आगे की तरफ था, तो बी अपने आप को मानेगा कि नहीं, मेरे पास जीरो एक्सलेशन है, और वही एक्सलेशन ए को दे देगा। और किधर देगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो इसी कारण से जो ए का एक्सलेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया है, वो हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स हो चुका है, 100 मीटर। क्वेश्चन ये हो चुका है कि एक पार्टिकल है, आप इसको पार्टिकल ही मानिए, तो क्वेश्चन ये हो चुका है कि एक पार्टिकल है, उसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो होगा क्या, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा और धीरे धीरे रेस्ट में आ जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे जाने लगेगा, दूर जाने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे दूर जाने लगेगा। तो वही किसी मोमेंट पे आपको निकालना है मिनिमम सेपरेशन। हम लोग क्या निकालना, किसी मोमेंट पे निकालना है मिनिमम सेपरेशन। यहाँ पर जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आपको इमेजिन ऐसे कर सकते कि मान लिया जाए कि एक कार बी हो गया, एक ही चक्का है, उसमें 2 चक्के हैं। ये कार हो गया आपका बी, और ये हो गया कार ए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ए के पास वेलोसिटी है बस 10 का है, बी के पास वेलोसिटी तो है 4 का, लेकिन एक्सेलेरेशन है 2 का। तो ये भले ही स्लो चल रहा हो, अभी ये स्लो चल रहा हो, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी इसको कैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन बी का स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जब मिनिमम सेपरेशन होता था, याद कीजिए, जब मिनिमम सेपरेशन होता था तो उस मोमेंट पे दोनों का जो वी ए होता था, वी बी जो होता था, और वी ए दोनों क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि बी का स्पीड फर्दर बढ़ जाएगा और ए का तो स्पीड उतना ही रहेगा। तो सोचिए कि बी भाग रहा है आगे 12 से, और ए भाग रहा है बस कितने से, सब कितने से भाग रहा था, ए 10 से। तो बी तो तेज जा रहा है, बी क्या रहा है, तेज जा रहा है। तो बी जब तेज जाएगा देखेगा कि मैं तो अब निकल गया। अब ये खुद बी अपने आप को अगर तेज देखेगा, मतलब बी अगर खुद बी का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, तो उस मोमेंट पे अब क्या देखा कि अब ए तो पीछे छूट रहा है, ये किधर छूट रहा है, पीछे छूट रहा है। पीछे छूटने का मतलब अब लगेगा कि उसको वो मेरे से दूर जा रहा है। अब बात को समझिए, ये बात सही है कि ए आगे जाएगा। एक्चुअल में ये जो ग्राउंड पे कोई आदमी देखेगा तो क्या देखेगा कि ए आगे जा रहा है, लेकिन बी तेज चल रहा है, तो वो देखेगा कि नहीं, ए मेरे से पीछे छूट रहा है। तो उसी कारण से इसमें रिलेटिव मोशन वेलोसिटी ऐसा हो गया है कि ये पहले आगे जाएगा, अप्रोच करेगा, फिर वो पीछे जाने लगेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, पीछे जाने लगेगा। होप कि मेरी बात ये आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, इस बात को आप दोबारा सुन सकते हैं एक बार जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो आपका अब जो सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल सिंपल है कि हम लोग को निकालना है कि ये वेलोसिटी वी ए बी जीरो कब हो जाएगा, और उसके बाद जो मिनिमम सेपरेशन होगा 100 माइनस दैट डिस्टेंस हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये निकाल लेते हैं कि जितने देर में उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इस मोमेंट तक, उतने देर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आप नाम दे सकते हैं। तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2as। ये जो फार्मूला है एक्सलेटेड मोशन का है, लेकिन इस फार्मूले को हम लोग रिलेटिव मोशन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, सारे क्वांटिटीज को रिलेटिव लिख दीजिए, वी ए बी यू ए बी, सारे क्वांटिटीज जो हैं उसको आप रिलेटिव डाल दीजिए। जो पहले आपका v था, u था या a था, वो सारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, तो वो भी तो एक फ्रेम ही है ना। ग्राउंड क्या है, वो भी एक फ्रेम ही है। अब लेकिन इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे क्वांटिटीज को क्या पुट कर दे रहा हूँ, बी जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में सारे क्वांटिटीज को मैं पुट करने वाला हूँ। तो आप इसको कर दिएगा। हम लोग को निकालना क्या है कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट जितने देर में कि वी ए बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वी ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप कीजिएगा इसको, जीरो इज इक्वल टू यू ए बी विच इज 6 स्क्वायर प्लस 2 ए बी विच इज -2 एक्चुअली इंटू एस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एस ए बी आ जाएगा,
ए से बी कितना आ जाएगा 36/4 9 मीटर। तो बेसिकली होप ये कैलकुलेशन सही है बिल्कुल। तो बेसिकली हुआ क्या कि अपना रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करते टाइम वो बस कितना चला है 9 मीटर। तो जो डी मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं कि जो मिनिमम जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं 100 माइनस एस ए बी विच इक्वल टू 100 माइनस 9 91 मीटर्स। तो वो 91 मीटर से इसका मिनिमम सेपरेशन होगा। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से है। अब देखिए उसका ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म आ गया और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको काफ़ी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में है। तो आपको निकालना है, दो कार्स हैं आपको देखिए जो रेड कलर्स के हैं वो कार है, उसका वेलोसिटी ए का है आप देख सकते हैं 3, बी है आपका 4। ये ए जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, बी जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। दोनों का पोजीशन इस मोमेंट पे दिया गया है। तो आपको निकालना है कि व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम एंड ऑल्सो फाइंड मिनिमम सेपरेशन। मतलब ए और बी के बीच का सेपरेशन कब मिनिमम होगा और दोनों का बीच का मिनिमम सेपरेशन का वैल्यू कितना होगा। तो आप क्वेश्चन को होप समझ गए होंगे। डायग्राम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि ये डायग्राम कुछ ऐसे है क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होने वाला है। अब इसको मैं 3 तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। एक तो तरीका है आपका वो बिना सोचे समझे डिफरेंशिएशन का तरीका है। ठीक है, मैं लास्ट तरीके में रिलेटिव मोशन को यूज करूंगा। रिलेटिव मोशन थोड़ा सोचने में आपको डिफिकल्टी होगा क्योंकि ये 2 डायमेंशन में सोचना है। आपको रिलेटिव वेलोसिटी लिखने में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा ये बात, नहीं तो आप कैलकुलेशन करते रह जाइएगा। तो जो बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड, मैथमेटिकल मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखिए मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी कोई मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो हम लोग मैथमेटिक्स से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि यहाँ पर टाइम के साथ होगा क्या कि पार्टिकल जो इसको हम लोग पार्टिकल वाइज दिखा सकते हैं। अब कौन कार दिखाने जाए इतना, ऐसे भी तेल का दाम ज़्यादा है। तो हम लोग का क्या होगा कि ये जो है पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। हम लोग इसे दिखाते हैं, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जैसे जैसे ए नज़दीक जाएगा बी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका बी है और ये क्या है ए है। तो जैसे से बी नज़दीक जाएगा ए दूर जाएगा। तो सपोज कीजिए किसी मोमेंट पे ए यहाँ पहुँच गया, बी किसी मोमेंट पे चलकर यहाँ चला गया। तो हम लोगों को निकालना है सेपरेशन ए और बी के बीच का मिनिमम कितना होगा। तो ये आपका इस मोमेंट पे ये दोनों के बीच का सेपरेशन होगा। इस वैल्यू को लिखने का हम लोग कोशिश करें तो आप सोचिए कि मान लिया कि टी टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस टी टाइम में बी कितना चलेगा 3t चलेगा। ठीक है, और उसी टी टाइम में ए यहाँ से यहाँ चला गया। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है आप देख रहे हैं वो कितना हो गया, कार का डिस्टेंस ट्रेवल वो हो गया 40। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमम करना है। इस डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो उस डिस्टेंस का जो वैल्यू है सिंपल है बिल्कुल कि आप बोलिएगा कि डी जो है डी इसका हाइपोटेनस है एक तरीके से। तो वो एक तरीके से आप लिख सकते हैं 40² प्लस 100 माइनस 3t²। ठीक है, ये हो आपका d²। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, एक सेकेंड मैं एक बात बता रहा हूं कि आप d को हटा दीजिए, d का वैल्यू d नहीं उसको l मान लीजिए। ठीक है, l है डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि मैं बताने वाला हूं l²। तो l² आप मान लीजिए। अब बोल रहा हूं क्या कि फॉर l टू बी मिनिमम। अब देखिए l जब छोटा होगा तो उस टाइम पे l² सबसे छोटा होगा अपने वैल्यू में। अगर l खुद छोटा होगा तो l उसका स्क्वायर कीजिए तो वो भी तो छोटा ही आएगा। तो फोर मैं l को नहीं मिनिमम कर रहा हूँ, l² टू बी मिनिमम कर दे रहा हूँ। टू बी क्या कर रहा हूँ, मिनिमम। ध्यान सुनिएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान है इसलिए मैंने l नहीं लिया। उसके अंदर रूट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, आपको पता है क्या होता है रूट का। तो d/dt ऑफ l² शुड बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
चलिए इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन में तो आप एक्सपर्ट हैं। 2 टाइम्स ऑफ 40 हो गया इंटू 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस कितना 3t इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। चलिए 2 तो गया यहाँ से, तो आपका हो गया 16t प्लस सॉरी माइनस 300 प्लस 9t इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका 25t इज इक्वल टू 300। इट मीन्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t एज इक्वल टू 300 बाई 25 जो कि आ जाएगा 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड में सेपरेशन क्या हो जाएगा आपका मिनिमम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बोला है कि मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो टी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो एल का जो वैल्यू है आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका इक्वेशन में दिया हुआ है, इक्वेशन 1, चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4t स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब टी का वैल्यू आप 12 लिखेंगे, आपको इक्वेशन शायद दिख रही होगी, प्लस 100 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू 12 का स्क्वायर। चलिए हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपका 4 इंटू 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 36। तो ये 36 आप घटाइएगा इससे, 100 में से अगर आप 36 घटाते हैं तो कितना आने वाला है, आपका आ जाएगा 64। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 64 का स्क्वायर। तो आप इसको ले सकते हैं, आपका कॉमन जो आ जाएगा आप 8 कॉमन ले सकते हैं। तो आप अगर 8 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाँ, ये एग्जैक्टली परफेक्ट रूट है आपका। तो 6 स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो आपका 80 मीटर्स, 80 मीटर्स जो है मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका मेथड 1 हो गया, ये क्या हो गया मेथड 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 में मैं यूज करूँगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब सेपरेशन मिनिमम होता है, जब सेपरेशन क्या होता है मिनिमम, तो उस मोमेंट पे वेलोसिटीज इक्वल होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा यहाँ पर। उस मोमेंट पे वेलोसिटी इक्वल होते हैं। तो मान लिया जाए कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल ए है, मैं फिर से आपको दिखा दूं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस साइड आपका जो दिया गया है बी है और वहाँ ए है, तो यहाँ आपका ए है और यहाँ पर बी था। कुछ देर के बाद बी सपोज कि यहाँ पहुँच गया, ए आपका यहाँ पहुँच गया, दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ इस तरह से है। आपको पता है कि अभी भी ए जो होगा, एक सेकेंड, ये नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर दिखाई देगा, चलिए रेड ही सही है। देखिए आपको पता है कि जो VA है वो इस तरह से है, VB जो है इस तरह से है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम पे आपको ये भी बात पता है कि जो ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं कि उस टाइम पे 100 माइनस कितना बोला करते हैं हम लोग 3t, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है 4t। ये डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये एंगल को मैं थीटा मानता हूं, तो ये एंगल सपोज कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, नॉट सपोज दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एट मिनिमम सेपरेशन, हम लोग क्या बोला करते थे कि एट मिनिमम सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी हैज़ टू बिकम इक्वल। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते थे कैनेमेटिक्स में जब मिनिमम सेपरेशन की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे एट मिनिमम सेपरेशन, at minimum separation velocity of A and B will become equal along line joining, ये बात नहीं है, along line joining A and B। तो इस केस में भी इक्वल हो जाएगा। एट मिनिमम सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विल बिकम इक्वल
अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस केस में भी इक्वल होगा, लेकिन किसके अलोंग होगा, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलोंग होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा आपका कांस्टेंट लेसन में, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना याद रखते हैं कि इस केस में वेलोसिटी इक्वल नहीं होना चाहिए, बल्कि वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलोंग इक्वल होना चाहिए। तो आपका भी देख सकते हैं कि बी यहाँ पे है, तो बी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलोंग इतना आएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वी बी कॉस थीटा। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वी बी कॉस थीटा। और जो ए का वेलोसिटी है वो आप देख रहे हैं कि ये अपर डायरेक्शन में है, किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी इक्वल में बोला हूँ, मतलब डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए दोनों का। दोनों देखिएगा तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। ये बी ए को जाना चाह रहा है और ए उससे दूर भाग रहा है। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वी ए कॉस कितना 90 माइनस थीटा। एक तरीके से हमेशा साइन थीटा आता है यहाँ पर। तो ये वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप बोलिएगा क्या कि वी बी कॉस थीटा हैज़ टू बिकम इक्वल टू वी ए साइन थीटा। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं कि टैन थीटा जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा वी बी बाई वी ए। वी बी कितना था, वी बी था आपका 3, वी ए कितने था 4। तो आपका टैन थीटा इतना आ जाएगा। हम लोग को हालांकि टैन थीटा पूछा नहीं गया, लेकिन अब इसको आप छोड़ दीजिए। 37 डिग्री जो थीटा हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 37 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 37 डिग्री हो जाएगा तो आप सोचिए कि इस ट्रायंगल में आप टैन थीटा का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं। आपको दिख रहा है साफ ट्रायंगल, कि ये जो ट्रायंगल अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, तीसरा साइड आप इसको ये लीजिए, मैं दिखा दूं, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उस केस में टैन थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 40 बाई 100 माइनस 3t है। तो टैन थीटा को मैं लिख दूंगा 40 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 3t शुड बी इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा वैल्यू वो आप लिख सकते हैं, दिस विल बिकम इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 16t इज इक्वल टू 300 माइनस 9t। एग्जैक्टली वही सोल्यूशन है आपका। यहाँ से जो टाइम आ जाएगा आप एग्जैक्टली लिखेंगे 12 सेकेंड्स। टाइम कितना लिखेंगे 12 सेकेंड्स। तो जो अब डी हो जाएगा 12 सेकेंड में मिनिमम हो जाएगा। तो जो डी मिनिमम हो जाएगा, या बोलिए एल मिनिमम हो जाएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आप वही बोलेंगे। जो एल हो जाएगा आपको लिखेंगे 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस कितना 3t का स्क्वायर। और आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो लास्ट टाइम आया था, लास्ट टाइम कितना आया था, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 80 मीटर्स। तो जो एल का वैल्यू हो जाएगा, इसको हटाइए आप 80 मीटर्स। तो यहाँ भी वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आपका मेथड 2। इस केस में हम लोग यूज़ किए कि वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलोंग इक्वल हो। याद रखिएगा कि पहले क्या होता था कि जब मिनिमम सेपरेशन आती थी तो दोनों पार्टिकल एक ही लाइन में मूव करते थे। तो उस केस में कोई कंपोनेंट लेने का बात ही नहीं था, क्योंकि पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करें, वन डायमेंशनल मोशन है। इस केस में डायमेंशनल मोशन जो है वन डायमेंशनल नहीं है, बल्कि एक प्लेन में मूव करें, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें। तो इस कारण से हम लोग को ये वेलोसिटी लेना पड़ा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं मेथड थर्ड की। अब मेथड थर्ड में आपको काफ़ी सारा चीज़ समझना होगा। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा अच्छे से आपको देखना होगा। तो मैं बता दूं, मेथड थर्ड जो है कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि B जो है आपका यहाँ है और A जो है यहाँ है, ठीक है। आपको यही पता है कि ये डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। अब देखिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करने वाला हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करने वाला हूँ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड, जो B सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि B का जो वेलोसिटी है, अब सोचिए कि जो B का वेलोसिटी था वो इस तरह से था, आपको पता है, जो कि है कितना 3। B का वेलोसिटी कितना है 3। A का जो वेलोसिटी है वो 4 है, आपको याद रखना है। मैं रिलेटिव वेलोसिटी यूज करने वाला हूँ, मतलब ऑब्जर्वर A को बनाने वाला हूँ, ऑब्जर्वर जो है A को बनाने वाला हूँ, और B को B जो है, सॉरी A जो है वो B को ऑब्जर्व कर रहा है। ध्यान सुनिएगा, A जो है ऑब्जर्वर को, अब A जो हो गया है ऑब्जर्वर हो चुका है, और उसको ऑब्जर्व करना है पार्टिकल B को, पार्टिकल B को। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर A B को ऑब्जर्व करेगा तो B के पास एक 3 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है ही, साथ ही साथ इसको एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाएगा।
और वो कितना आएगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वी बी आपका इस डायरेक्शन में है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, और वी ए आपका इस डायरेक्शन में। इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कैलकुलेशन में वहाँ नहीं कर सकता है। अब आपको निकालना है वी बी माइनस वी ए। तो अगर आप निकालते हैं वी बी माइनस वी ए, 1 सेकेंड, वी ए मैंने भी एक गलत लिया है, सॉरी। तो ए इस डायरेक्शन में है वी ए। तो अगर मुझे निकालना है वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। वी माइनस वी ए क्या होगा, कुछ इस तरीके से। और ये जो वैल्यू है वी बी का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 3, वी ए का जो वैल्यू है कितना है वो 4। तो वी बी ए, देखिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश में हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। तो वी बी ए का जो वैल्यू है एटलीस्ट हम लोग को ये पता है कि 5 है। वी बी ए का वैल्यू कितना है, 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए उस चीज़ को मैं यहाँ इस डायग्राम में समझता हूँ। अब डायग्राम में मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से नहीं निकालकर कुछ दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं। और मेथड ये है कि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम सारा वैल्यू वही रखना है कि एडिशनल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में देना है। तो एडिशनल वेलोसिटी में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देता हूँ तो बी का वेलोसिटी 3 ऑलरेडी था, इसके कारण इसके पास एक नया वेलोसिटी 4 मिल चुका है। देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ। बी के पास एक वेलोसिटी 3 था, एक एडिशनल वेलोसिटी आपको 4 मिल जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ए जा रहा था ऊपर, मतलब ए जा रहा था नॉर्थ की तरफ, तो बी को वेलोसिटी देगा किधर, साउथ की तरफ। और जो रिजल्टेंट आ जाएगा दोनों का, तो दोनों का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब वो नेट वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। नेट वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात ये आती है कि ए जो है वो बी को इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगा, सॉरी बी जो है वो ए को कुछ इस तरीके से जाते हुए दिखाई देगा। ए हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वो ए देख रहा है बी को इधर जाते हुए। अब वो इधर जाते हुए देख रहा है वो, तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा और वो इस लाइन की तरफ जाएगा, वो इस लाइन की तरफ जाएगा। अब इस लाइन की तरफ जाएगा तो सोचिए, सिंपल आपको इमेजिन करना है कि कोई ए पे बैठा हुआ है, कोई ए पे बैठा हुआ है, वो क्या देख रहा है, कोई ए पे बैठा हुआ है और वो क्या देख रहा है, कोई आदमी इधर जा रहा है, कोई कार इधर जा रहा है। तो उसके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो ये होगा, जो परपेंडिकुलर होता है किसी लाइन पे, जो परपेंडिकुलर होता है उसका मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका मिनिमम सेपरेशन होता है। और लॉजिक भी है, वो लॉजिक भी है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो बी शुरुआत में आपका यहाँ था, ए यहाँ हम लोग का रेस्ट में मानेंगे, ए आपका इस पॉइंट पे है। कोई भी अदर डिस्टेंस आप देखिएगा तो ये सारे डिस्टेंस बड़े हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है यही आपका एल मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है। तो इसी लॉजिक को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि जो मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा क्या, एल मिनिमम। अब हम लोग को निकालना है कि एल मिनिमम की वैल्यू क्या होगी और साथ ही साथ निकालना है टाइम कितना लेगा। तो वी बी ए का तो आपको वेलोसिटी पता है। अगर मैं ये लेंथ निकाल लूँ, अगर मैं इसको पॉइंट पी निकाल लूँ, तो जो बी पी डिस्टेंस हो जाएगा, बी पी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो आपका हो जाएगा टाइम व्हेन सेपरेशन विल बी मिनिमम। और जो एल मिनिमम, अगर मैं ये लेंथ निकालूं तो आपका मिनिमम सेपरेशन पता चल जाएगा। तो आपको ये पता है, सिंपल सा बात है कि आप ये एंगल निकाल लीजिए, एंगल कितना आएगा ये, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया है 4 और ये आपका 3 है। तो ये जो टैन थीटा होगा, वो थीटा की बात करेगा हम लोग, तो जो टैन थीटा का जो वैल्यू है, एक सेकेंड, जो टैन थीटा का वैल्यू है, टैन थीटा का वैल्यू वो आपका लिखूंगा मैं 4/3। टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4/3। याद रखिए यहाँ पर थीटा अलग बात है, लास्ट क्वेश्चन से नहीं मैच करना है। तो टेन थीटा अगर 4/3 हो गया और उसको आप ये कर दीजिए कि आपके पास एक सिचुएशन ये हो चुका है
कि यहाँ से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये आपका एल मिनिमम है, ये डिस्टेंस है 100 मीटर्स, ये आपका थीटा है। तो आपका जो ये बी पॉइंट है ये आपका पी है और ये ए है, तो जो बी पी डिस्टेंस हो जाएगा बी पी विल बी इक्वल टू 100 कॉस थीटा। 100 कॉस थीटा पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 100 इंटू कॉस 4 कॉस थीटा जो आएगा आपका कितना जाएगा, ये आपका 53 डिग्री हो तो 3/5 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं यहाँ से थीटा का जो वैल्यू होगा वो 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू अगर 53 डिग्री है तो कॉस थीटा 3/5 हो जाएगा। तो इसको आप कितना हो जाएगा 60 मीटर्स। तो जो टाइम हो जाएगा, मैंने बताया था कि बीपी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वी बी ए, ठीक है, बीपी बाई वी बी आप कीजिएगा तो बीपी डिस्टेंस जो हो गया है वो हो गया है आपका 60 मीटर्स, और वी बी ए आपका तो पता ही है 5 से चल रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी था आपका, तो आपका 12 सेकेंड्स हो जाएगा, जो आंसर है 12 सेकेंड। और नेक्स्ट बात करें, आपका जो एल मिनिमम हो जाएगा, एल मिनिमम आप साफ देख सकते हैं, एल हो जाएगा वो 100 साइन थीटा, इट मीन्स 100 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया है 4/5, तो 4/5 जो हो जाएगा वो 80 मीटर्स हो जाएगा। तो ये दूसरा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से एक्चुअली। और इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा सोचिएगा, जो मिनिमम सेपरेशन जो मैंने लास्ट मेथड 3 बताया, इसको आप दोबारा सोचिएगा, क्योंकि जो ट्रिक है वो काफ़ी जगह यूज आने वाला है। जब हम लोग किसी भी दो प्रोजेक्टाइल के बीच का मिनिमम सेपरेशन निकालने वाले होते हैं तो यही ट्रिक आपका यूज आता है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम शुरू करेंगे। फिर से मैंने थैंक यू लिख दिया। ठीक है, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग रेन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, रिवर प्रॉब्लम, और आपको पता है कि आप किस टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, उससे आपको आइडिया मिलने वाला है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।